So good afternoon, everyone, and thank you for joining in for today. And I'll sorry for Rekha not being available because she had bad throat and could not have delivered the session for today. So I'll take the session and we'll continue with what we discussed yesterday to what we will discuss today. I'll just share my screen so everyone can see the presentation for today. Okay. So, yesterday, we had done introduction to IPR, where the different introduction includes patent drafting or what patent is, copyright is, what trademark is, and what design protection is. So, like we had gone to different requirements, criteria, and everything, but considering ki we most of us are from technology backgrounds and patent is actually seems more relevant kind of a topic. We've taken more detailed analysis on what patent is and more details of what patent includes. So agenda today's मतलब requirement of patent requirement in India, in US. So US major country is like US and India because most of our patent and inventions are filed in India. Different types of patent application. What a patent application actually includes. मतलब उसमें हम जैसे कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें पहले एक बॉडी होता है एब्स्ट्रैक्ट बॉडी देन इंट्रोडक्शन देन डिटेल्स तो वैसे पेटेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है सो व्हाट ऑल दोस फॉर्मेट इंक्लूड्स एंड देन बेसिक्स क्या होते हैं उस फॉर्मेट्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए किस तरीके से लिखना चाहिए सो जनरल बेसिक्स ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहे व्हाट पेटेंट डॉक्यूमेंट इज So, like I explained yesterday, patent एक exclusive right है. So जिस person ने या जिस company ने, जिस university ने, institute ने वो patent file किया है, वो उसका owner है. एंड उनके पास में एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं कि वो कोई और वो टेक्नोलॉजी या उस टेक्निक को नहीं यूज ले सकता जिसके लिए पेटेंट फाइल किया है यूजर ने सो उस पर्सन के पास में क्या क्या राइट्स हैं उस पर्सन के पास में राइट है कि वो सेम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकता है लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है कि अपना कुछ बिजनेस में ग्रोथ के लिए या फिर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फॉर सेलिंग इट आउट या मार्केट कर सकते हैं तो दीज आर मेन काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स that a patent person who owns a patent gets. देन एक सेकंड मेजर क्राइटेरिया होता है एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं मतलब कि ये राइट सिर्फ आपके पास में है क्योंकि ये एप्लीकेशन और ये पेटेंट या जिस इन्वेंशन पे आपने ये पेटेंट फाइल किया है वो आपने उस पे वर्क किया है इसलिए वो आपका पेटेंट है एंड हेंस गवर्नमेंट आपको उस तरीके का राइट्स देती है कि आप सिर्फ लाइक आप ये जो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज ले सकते हैं या फिर आप उसके अपने हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लाइसेंस कर सकते हैं या किसी और को आप रॉयल्टी बेस पे दे सकते हैं देन पेटेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ग्रांट होता है लाइक आज आपने पेटेंट फाइल किया है आपको पेटेंट ग्रांट फाइल करने से पेटेंट आपको ग्रांट हो गया है ऐसा जरूरी नहीं है तो आपने अगर आज पेटेंट फाइल किया है एंड प्रोबेबली आपको वो पेटेंट मिल गया तो वो आपको 20 इयर्स के पीरियड तक रहता है आफ्टर 20 इयर्स कोई भी उसको कोई भी थर्ड पार्टी उसको यूज ले सकती है और उन मतलब बेसिकली आपके एक्सक्लूसिव राइट्स 20 इयर्स के बाद में फिनिश हो जाएंगे एंड दीज 20 इयर्स
मतलब कंटेंजेंट है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के, कि आप हर साल उनका रिन्यूअल, पेटेंट का रिन्यूअल फीस भरे, आप उसको एक्चुअली यूज ले, अगर आप उस पेटेंट एप्लीकेशन को या वो इन्वेंशन को यूज नहीं ले रहे एंड किसी थर्ड पार्टी को उसका यूज लेना है बट वो यूज नहीं ले पा रहा है बिकॉज वो पेटेंट आपको बिलोंग करता है, तो वो आपको प्रोबेबली नोटिस दे सकता है गवर्नमेंट में, अप्लाई कर सकता है कि आपके पास में ये पेटेंट है, आप उसको यूज नहीं ले रहे बट वो दूसरी थर्ड पार्टी उसको यूज लेना चाहती है, तो वो आपको कंपलसरी लाइसेंस उनको देना पड़ेगा कि ठीक है हम नहीं यूज ले पा रहे बट आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं। देन एक पेटेंट एप्लीकेशन में एक इन्वेंशन कवर होता है, तो ये एक लाइक बहुत ही बेसिक रूल है कि एक वन पेटेंट एप्लीकेशन कैन रिलेट टू ओनली वन इन्वेंशन। सो एक इन्वेंशन कैसे होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होगा, या मे बी एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, तो हर टेक्नोलॉजी, हर एक कंपोनेंट के लिए एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होता है। देन पेटेंट राइट्स कंट्री स्पेसिफिक होता है। अगर आपने जैसे इंडिया में पेटेंट फाइल किया है तो आप उस पेटेंट को ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं एनफोर्स कर सकते बिकॉज आपने ऑस्ट्रेलिया में उस एप्लीकेशन को नहीं फाइल किया। सो पेटेंट एप्लीकेशंस कंट्री स्पेसिफिक होता है। फिर उनका एलिजिबिलिटी क्या होता है, सो एक गवर्निंग बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है विच इज कॉल्ड एज WIPO। उन्होंने ऑल ओवर लाइक इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं रिलेटिंग टू पेटेंट्स, एंड वो सारे लॉज हर कंट्री अपने तरीके से उनको एनफोर्स करती है एंड यूटिलाइज करती है। तो उन्होंने जो मेजर क्राइटेरियाज दिए हैं इस कि हर पेटेंट एप्लीकेशन के लिए इन्वेंशन जो है वो न्यू होना चाहिए, उसमें एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, एंड वो कोई पर्टिकुलर जो कैटेगरी ऑफ पेटेंट्स है या इन्वेंशंस हैं जो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में है वो उसमें नहीं फॉल होने चाहिए। सो ये उनका एक बिगर क्राइटेरिया है जो हर कंट्री ने अपने तरीके से उनको अडॉप्ट किया है। सो इंडिया में अगर आप इन्वेंशन आपने किया है और उसका न्यू होना इज अ रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो है कि आपका इन्वेंशन पब्लिक में नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर पेटेंट फाइल करने से पहले ही उस पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, ब्लॉग्स में डाल दिया, या उसका ऑलरेडी पेपर राइट कर दिया, तो उसकी नॉवेल्टी या न्यूनेस उसका आपने किल कर दिया बेसिकली। तो वो इन्वेंशन एक्चुअली किसी पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, उसका पेटेंट एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी ने नहीं फाइल किया होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आप कॉपी नहीं कर सकते कि प्रोबेबली एक पेटेंट एप्लीकेशन है जो चाइना में है बट वो इंडिया में किसी ने नहीं फाइल किया है, तो हमने वो इन्वेंशन को लेके इंडिया में फाइल कर दिया, तो वो एक्चुअली न्यू क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होगा बिकॉज उसको ऑलरेडी किसी और ने मे बी किसी आउटसाइड द कंट्री या इन इंडिया पहले ही ऑलरेडी फाइल कर दिया है पेटेंट एप्लीकेशन को। देन है इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। सो लाइक आई टोल्ड यस्टरडे कि उसमें कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए, कि ऑब्वियस था कि हमने मे बी 2 या 3 कंपोनेंट्स को जब मर्ज किया तो हमने एक नया इन्वेंशन बना दिया, तो बेसिकली वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि हमने ये 2-3 चीजें अगर हम मिक्स करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। एंड ये जो ऑब्वियसनेस है वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो उस टेक्नोलॉजी में लाइक जो उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है उसको वो चीज ऑब्वियस नहीं लगनी चाहिए। सो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, तो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट का रेलेवेंस ये है कि उस टेक्निकल एडवांसमेंट और उस टेक्निकल वर्क फील्ड में जो है उनको वो चीज ऑब्वियस नहीं लगनी चाहिए। देन उस पर्सन को वो एक लॉजिकल नहीं होना चाहिए कि अगर हमने कोई ऑलरेडी किसी जगह एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो मतलब सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी किसी ने स्टेट किया है, मे बी लाइक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा बट किसी ने ऑलरेडी उसके तरफ एक हमको एक काइंड ऑफ इशारा दे दिया कि ये वर्क ऑलरेडी कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। मे बी प्रैक्टिकली अभी उनके पास में वो
टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है और आपने उस पे इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली डेवलप कर दिया, तो वो इन्वेंटिव स्टेप में नहीं आएगा। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी में क्या है कि उसका एक प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए, एक यूजफुलनेस होनी चाहिए जो आपने जिस इन्वेंशन को भी मेक किया है। सो यूजफुलनेस लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ पेपर क्लिप। पेपर क्लिप इज यूजफुल, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल मैकेनिकल इन्वेंशन है कि ऐसे ऐसे राउंड में है, उसको अगर हमने दो तीन पेजेस को अगर हमने एक्यूमुलेट करके एक क्लिप लगाया तो वो उन पेपर्स को होल्ड कर सकता है। तो उसका एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है। बट सेम टाइम अगर कोई हमने ऐसा कोई चीज बनाया जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक में, फॉर एग्जांपल एक किसी ने कैप बनाया और वो कैप में फैन लगाया, फैन लगा के उसका कोई यूजफुल नहीं है, बिकॉज वो फैन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिकॉज आप वो कैप पहन के नहीं घूम, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में आप उस कैप को नहीं यूज ले सकते। बट अगर किसी ने उस पर सोलर पैनल लगाया एंड देन वो कैप आप यूज ले सकते हैं विद द फैन। सो देयर हैज टू बी सम practical implication or practical applicability of it. Then particular types of invention should not be excluded. So certain exclusions ये होते हैं कि mental act है या business activity कैसे कर सकते हैं, वो business activity के बारे में है कि एक business plan ऐसे बना सकते हैं, या फिर how to do a surgery, steps of doing a surgery, steps of playing a game, और स्टेप्स ऑफ डूइंग अ मेंटल एक्ट, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेंटली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नॉट एन इन्वेंशन, और मे बी समथिंग दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय द नेचर ऑफ लॉ। सो देन हु कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट? इन्वेंशन बहुत लोगों ने किया, एंड वी नो कि हमारा इन्वेंशन जो है हमने जिस पे काम किया है वो ऑलरेडी न्यू है, नॉन ऑब्वियस है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करता विच इज एक्सक्लूडेड। बट एक्चुअली हु कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट? सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। फर्स्ट कैटेगरी इज इन्वेंटर हिमसेल्फ। सो प्रोबेबली एक पर्सन ने इन्वेंट किया, या मे बी ग्रुप ऑफ पीपल ने इन्वेंट किया, मे बी इन कोलैबोरेशन किया कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कुछ लोग हैं, कोई इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं। सो ऑल द पीपल हु आर द इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स का डेफिनेशन है पीपल हु एक्चुअली मेक द आइडिया इम्प्लीमेंटेबल। सो बेसिकली अगर मैंने सिर्फ आइडिया दिया है बट मैंने उसमें कुछ हेल्प नहीं किया है उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आई विल नॉट बी एन इन्वेंटर। बट इफ आई हैव गिवन समथिंग एज अ कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग दिस आइडिया अ वेरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल, तो मैं इन्वेंटर होंगी। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, सो ट्रू इन्वेंटर विल बी द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड, एंड फर्स्ट इन्वेंटर का मतलब है कि आपने सबसे पहली बार उसको किया है, आपने किसी और से मे बी लाइक मतलब प्रेरणा लेके नहीं किया है, या आपने किसी और का देख के उसका कॉम्बिनेशन करके नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर टू मेक दैट काइंड ऑफ इन्वेंशन। Then it is a person being the assignee of the person claiming to be. So for example, agar inventors हैं and they are employed by some company, so as part of any employment contract, उन्होंने कुछ भी जो invent करेंगे during the time they are working with the company, all patent applications will be assigned automatically to the company. So these are very basic contract laws or employment contracts which any person signs when joining a company. And similarly, if you are working in an institute, so wherever you are doing the research development work, anything that you make during the time you are working in that institute, the institute owns the right. So apart from the inventors, even the person who has employed the inventor or has the right that anyone that any invention that is done, so maybe like मैंने उसमें अगर invest किया है, you are working on some kind of R&D and I have invested some kind of money that you work on that R&D, and in that investment you have given me the rights कि हम जो भी R&D करेंगे उससे जो भी patent होगा, you are the owner of it. So it's a contract, and such kind of people are called as the assignees.
Then a legal representative. So this is applicable अगर कोई inventor थे, उन्होंने already काम किया and before filing a patent application he died. So उनके legal representative. So as you will understand, कोई भी property में जैसे होता है, जो भी नेक्स्ट इन पर्सन होता है या मे बी जिनका नेम विल में है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही बिकम्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. And similarly, in case of deceased people, the legal representative or legal heir जो है becomes the applicant. Then there are different types of patent applications. So one form of patent application is provisional patent application and another form is non-provisional patent application. And then there are different criterias to see कि कौन सी डेट पे फाइल किया था, फर्स्ट कब फाइल किया, देन उसका सब्सिक्वेंटली कब फाइल किया, दैट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ प्रायोरिटी. Patent applications, when they are divided in two parts, provisional application is like a interim application. आपको पता है आपका इन्वेंशन क्या होने वाला है, वो कैसे वर्क करेगा, some part of it is done, थोड़ा 50-60% रह गया है, but in idea level you know how it will work. So you will not want to waste time कि आप जब तक बना रहे हैं तब तक probably किसी और ने बना दिया और वो पेटेंट फाइल कर दिया. सो कॉन्सेप्ट है, जिसने पहले पेटेंट फाइल किया, लाइक बहुत ही कोइंसिडेंस होगा कि किसी ने सेम इन्वेंशन पे किसी और ने भी फाइल कर दिया, आपने भी फाइल कर दिया. बट फॉर एग्जांपल वेयर कंपनीज आर competing so much कि सेम टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि सिमिलर आइडिया और सिमिलर इन्वेंशन पे पीपल विल फाइल पेटेंट एप्लीकेशन. सो इम्पोर्टेंट है कि जिसने पहले फाइल किया उसका एप्लीकेशन विल बी वैलिड, एंड जिसने लेटर फाइल किया वो एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड. सो इन दैट केस इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जल्दी से जल्दी उस एप्लीकेशन को फाइल करें, बट सेम टाइम आपका वो एप्लीकेशन या मे बी जो आइडिया है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. सो इन दैट केस यू फाइल अ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन. व्हाट हैपेंस व्हेन यू फाइल अ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन? you will get at least the date. आपको मिल गया कि ये डेट पे आपने फाइल किया है. So for example, if you have filed on 13th April, you've got the date of 13th April. अब अगर किसी और ने सेम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है, फॉर एग्जांपल 15th April, तो 15th April वाला एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज आपने उसको पहले फाइल किया. वंस यू फाइल यू विल हैव 12 months. 12 months में आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस पेटेंट एप्लीकेशन पे आपको वर्क करना था, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स करने थे, मे बी जो आइडिया को कॉन्क्रीट करना था बेसिकली, सो आपने उस आइडिया पे वर्क किया एंड विद इन 12 months आप उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो आपको वो सेम डेट मिलेगा एज 13th of April 2021, इवन दो आप 12 महीने में उस पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे. So that is the rather benefit of filing a provisional application. Then comes non-provisional application or a complete application. So this is the scenario when you have worked on the invention is fully ready, there is nothing more to be done, everything is ready, there is no scope of doing any improvement or any further work. तो आप फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली कंप्लीट एप्लीकेशन. एनीवेज अगर आपने प्रोविजनल फाइल किया है तो आपको वो एप्लीकेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा. इफ यू डोंट फाइल द कंप्लीट एप्लीकेशन तो it will lapse after a period of time. After 12 months it will automatically lapse. So anyhow we have to file a complete application. Now it depends कि आपके पास में डेटा कितना रेडी है, इन्वेंशन कितना रेडी है. If invention half ready hai, then you file a provisional application and then file a complete application. If invention is fully ready, then you file a non-provisional application or a complete application. Then with this patent application, you need to file a lot of other documents. We'll come to those set of documents that we need to file. Then there is something called as priority date. Priority date is the first date when you have filed the patent application. So since if you consider कि provisional application है, हमने उसमें another 10 months लिए to file the complete application. So date of priority will be the date when you have
first file the application, and that would be the date of, like, if it is today, then it will be 13th April. You have taken as the date of priority. Now, why this date is very important? Because all the legal deadlines, मतलब इंटरनेशनल आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, आपको इंडिया में कब फाइल करना है, इंडिया में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं आफ्टर फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन, all the calculation starts from the date of priority. So it is important कि आपका first date of priority is always maintained and that calculations is always known. So आपने date of priority will be the first application. Then if you want to file a foreign application, that also you have to do it 12 months period of time. So that calculation of 12 months will also happen from date of priority. Then comes when can you file request for examination. That will also get calculated from date of priority. Then your period of 20 months, 20 years, sorry, 20 years for the patent, the whole life cycle of the patent, that will also get calculated from the date of priority. So it is important to know these concepts कि provisional application क्या होता है, complete application क्या होता है, and date of priority क्या होता है. Then there are different routes how you can file patent application, how you can file patent application in other countries, where all patent applications can be filed in India. So India में the whole country is divided in 4 major patent offices is Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi. So as you would know, you can imagine Delhi side includes all the north of India, all the states of India. So basically अगर आप reside कर रहे हैं यूपी में, तो your patent application will be taken in Delhi. If you are residing in Madhya Pradesh, your patent application will be taken by the Mumbai office. So similarly, all the states are divided as per the patent offices. Then, what if you want to file a foreign application? So, foreign application can also be filed taking the same date as if you have filed in India. So, you filed a patent application in India in probably like today. You have another 12 months to file foreign application in any other country, and they will give you the same date as if you have filed in India. So even if you file in October 2021, they will give you the date of 13th April 2021, because lot of these countries have these treaty or understanding that if you are filing within 12 months, they will give you the same dates, and that is the date given by, or rather, yeah, this is the law given by the WIPO, which is the International Governing Agency for Patent Laws. Similarly, if you don't want to file कि हम directly foreign country में नहीं file करना चाहते, we want to take more time to file patent application, we want to take more understanding कि वो patent application का किस countries में applicable होना चाहिए, so we can file a PCT application, which is also called as the international application. So what happens when you file an international application? If you file an international application, what they will do is वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे एंड उस पे एक प्रिलिमिनरी अपना ओपिनियन देंगे, विच इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट. सो उस प्रिलिमिनरी ओपिनियन में दे विल से कि जो भी थ्रेशोल्ड है, नॉवेल्टी, नॉन इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, इन 3 क्राइटेरियाज पे वो उसको एग्जामिन करेंगे एंड अपना ओपिनियन देंगे. सो इट्स नॉट लाइक अ बाइंडिंग ओपिनियन, दे विल जस्ट गिव द ओपिनियन कि हमको आपका पेटेंट एप्लीकेशन में ये हमारा ओपिनियन है कि कितना नॉवल है, कितना नॉन ऑब्वियस है और कितना इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल है. Plus you get more time to file in foreign countries. तो PCT application में lot of people think कि हमने international application file कर दिया तो वो किसी और country में specifically हमको file करने का जरूरत नहीं है, जबकि PCT application और international application will only give you more time to file in any foreign country, but ultimately you will have to file in those foreign countries.
Then what does a patent document includes? So a simple example. Hear you. One case. Hello. Yeah, sorry. So a very simple example is of when we are writing any kind of journal publication, we always start with कि title क्या है उसका, abstract क्या है, हम कौन से टेक्नोलॉजी और कौन से एरिया के बारे में लिख रहे हैं, एंड देन वी स्टार्ट कि हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या हम what do we want to say in that journal article. So similarly, patent document is also divided in different parts, and these are like a very fixed way of writing a patent application, and it is a universally accepted way of writing it. So any patent document will start with a title of the invention. So title of the invention is important to understand कि हमारा patent application किस particular field में fall करेगा, and then the detail of technical field. So technical field can be कि it is in the field of automobiles, or it is in the field of pharmaceuticals, or it is in the field of chemistry where we are producing this. So a very short, concise technical field is given for the examiner to understand कि आपका invention जो वो आगे नीचे पढ़ने वाला है will fall in which category. देन डायरेक्टली हम अपने इन्वेंशन के बारे में नहीं एक्सप्लेन करते, वी गिव बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन कि ये इन्वेंशन हमने क्यों बनाया, लाइक हमने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अभी टेक्नोलॉजी का क्या करंट स्टेटस है, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. So that will be the background of the invention. So once you have given the technical field, you give the background of the invention. फिर उसके बाद में you give अब हमारा इन्वेंशन क्या है. तो हमने बैकग्राउंड दे दिया कि हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देन हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं बाय आवर इन्वेंशन, एंड दैट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कैन बी लाइक पेजेस. So generally एक patent application goes to like 20 to 30 pages of document with drawings, with examples, with अगर एक्सपेरिमेंट्स है उसमें तो एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट मेथड क्या होगा, तो उसमें ऑल्टरनेट हो सकता है, ये ऐसे भी काम कर सकता है, ये मशीनरी वैसे भी काम कर सकता है, बट देयर कैन बी 2-3 वेज ऑफ यूजिंग द मशीनरी, बट एक बेस्ट मोड होगा. तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस्ट मोड है, बट ये भी वर्किंग एग्जाम्पल्स हैं, और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, और एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू दैट इन्वेंशन एक्चुअल वर्किंग. सो इट अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर मैंने उस पेटेंट एप्लीकेशन को पढ़ा तो मैं वो सेम इन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. सो इट शुड बी दैट क्लियर, दैट डिटेल्ड, एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड. सो मेन रीजन क्या है ये सारा इंक्लूड करने का? फर्स्ट कि कोई और पढ़ेगा उसको वो सेम इन्वेंशन उसको वो मतलब वो वैसा कंपोनेंट बना सकता है या वो वैसा प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकता है. सेकेंड रीजन है कि आप अपना पूरा इन्वेंशन एक्सप्लेन कर रहे हैं एज इफ लाइक कि वो सिर्फ आइडिया नहीं है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जितना डिटेल्ड होगा उतना एक्सप्लेनेशन होगा कि हाउ द थिंग्स विल वर्क. एंड देन थर्ड रीजन है कि आप ने एक बार जब पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आप उसमें कुछ फिर एडिशंस बाद में नहीं कर सकते. सो एंड अगर आपका पेटेंट एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाए कि आपने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, तो देन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, it is waste of the invention, and it can go in waste everything, like the things that you have invested. So that's why जितना डिटेल देंगे उसमें उतना थरो एंड उतना like very to the point application होगा. Then उसमें सबसे biggest or maybe the most important thing is invention claim, the second last point. So invention claimed, so description में हम बहुत सारा describe करेंगे, maybe हमारे invention से related होगा, maybe something that will help our invention get worked, experiments होंगे, drawings होंगे, charts होंगे, graphs होंगे, but exactly हम क्या claim करना चाहते हैं. Lot of times it might, in all the details, our exact point may get missed. So the invention claimed includes everything, what we are claiming, how we are claiming,
इफ इट इज अ प्रोसेस, तो वो प्रोसेस कैसे काम करेगा, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी. सो एवरीथिंग दैट इज द क्रक्स ऑफ द इन्वेंशन, सो इज पार्ट ऑफ द claim. So claims are the very very major or the most important when it comes to the patent document, while rest of it obviously helps to build the claims that we have made in the invention. Then what are the steps involved in a patent? It's not like कि हमने patent file किया और directly हमको patent मिल गया. So हर country का एक particular process होता है, but universally these are the steps that are done. So एक like just a background कि patent office कैसे work करता है. So patent office में there are 4 divisions. इलेक्ट्रिकल ग्रुप होता है, एक मैकेनिकल ग्रुप है, एक केमिस्ट्री ग्रुप है, एक फार्मा ग्रुप है. सो ऑल दीज ग्रुप हैज people from these particular technology area who are called as examiners. So वो patent applications examine करते हैं, and then their senior is called as the patent controller. So what happens when we file a patent application? So we have collected everything, we have written the whole patent application, and then we submit this application at the patent office. So when patent office gets this application, what they will do is वो उसको रीड करेंगे, प्रिलिमिनरी क्लासिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर कौन सी फील्ड में फॉल कर रहा है, केमिस्ट्री डिवीजन में या मैकेनिकल डिवीजन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में. Once they classify it, they will publish it in their patent journal. So patent journal में publish करते हैं कि so and so person has filed a so and so patent. This is the details of the patents. The reason for that is if anyone else is working on the patent, they will come to know कि okay ये already किसी ने इसका patent file कर दिया. So it's like a public journal where they come to know that कि ये particular technology पे इस particular company ने या particular person ने already they have filed a patent application. So once it becomes a public document, then they will start to examine the patent application. So how they will do is each examiner gets assigned a number of patent application. That patent application they will read through it, हमारा पूरा invention read करेंगे. What they understand the patent application, वो उस पे search करेंगे. सर्च करके वो पता करेंगे कि आपका पेटेंट एप्लीकेशन सही में नया है या उसमें इन्वेंटिव स्टेप है. सो वो उसी क्राइटेरिया पे उसको एग्जामिन करेंगे कि वो एक्चुअली न्यू है, इन्वेंटिव स्टेप है या और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है या नहीं. बेस्ड ऑन व्हाट दे सर्च, वो उसके बेसिस पे एक ऑब्जेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं अपना कि इस वजह से हमको आपका पेटेंट एप्लीकेशन नहीं लगता कि आपको ये ग्रांट होना चाहिए, या हमको लगता है कि ये पेटेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी किसी और ने फाइल किया है, या इसको कंबाइन ये 3 पेटेंट एप्लीकेशन या जनरल अंडरस्टैंडिंग को आप कंबाइन करेंगे तो ऑलरेडी आपका पेटेंट एप्लीकेशन. सो बेसिकली वो अपने ऑब्जेक्शंस पुट फोर्थ करते हैं कि what they understand of your patent application, they understand of your invention, and these are the things they have objection to. तो ठीक है, we get those applications, हम उसको रिव्यू करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, वो जो जिन चीजों को प्रोबेबली वो कई बार रेफर करते हैं कि ये पेटेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है जो आपके पेटेंट से सिमिलर है, या ये ऑलरेडी जर्नल पब्लिकेशंस हैं, या किसी ने ऑलरेडी इस पे ब्लॉग लिखा था जो आपके एप्लीकेशन से पहले किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है. तो हम उसको सारा स्टडी करते हैं, फिर हम उसमें से डिफरेंसेस निकालते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमको रीजनिंग दे रहे हैं कि आपका पेटेंट एप्लीकेशन क्यों ग्रांट नहीं होना चाहिए. हम रीजनिंग देते हैं कि ये क्यों ग्रांट होना चाहिए. तो हम डिफरेंसेस फाइंड करते हैं और हम उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं कि ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा पेटेंट ऐसे डिफरेंट है. तो क्योंकि वो डिफरेंट है, वो ऑब्वियसली नया है, इन्वेंटिव स्टेप है, एंड दैट्स व्हाई हम उसको इसको पेटेंट ग्रांट होना चाहिए. सो वंस दे गेट आवर रिस्पॉन्स, फिर वो हमारे रिस्पॉन्स को रिव्यू करते हैं कि वो हमारे एंगल से कि क्यों डिफरेंट है, आर दे सेटिस्फाइड कि ऑलरेडी जो डिफरेंसेस हमने बताए वो एक्चुअली डिफरेंसेस है या एप्लीकेबल डिफरेंसेस हैं या नहीं एप्लीकेबल है.
and based on that they will either grant you the patent application or refuse it. So if your patent application is granted, that is very good. If it is refused, then आप उसको जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर सकते हैं कि यू डोंट अग्री कि ये रिफ्यूज होना चाहिए, एंड देन अगेन द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ कि आप उसको अपील में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, एंड द प्रोसेस गोज लॉन्गर. All of this process from filing the patent to getting a grant or refusal में timeline different है, but generally India का timeline is somewhere around 3 to 4 years. तो आपने patent application अगर आज file किया, it will be until like 2023-24 rather, by the time आपका patent application grant होगा या refuse होगा. But every country has their timelines. Generally the fastest country is either China or US. US is generally 2 years. You have filed the patent application, within 2 years they will either grant your application or refuse it. Then basics of patent drafting. When you have drafted the patent application, it has to be like I said, it has to be with the title. The title should not be more than 15 words. It should be very, very generic title. It cannot be very specific title. Generic title, the reason is so that you're not giving out directly your invention out in the public. You are giving a very general idea कि ऐसा हमारा patent है, kind of कि method and system है particular coffee vending machine का. बट वो कॉफी वेंडिंग मशीन कैसे काम कर रही है वो हमारे टाइटल में नहीं होगा. आवर टाइटल विल बी अ जेनरिक टाइटल. देन it has to have the preamble, like all the claims will start with this is the specification and this is how the patent application will work. So following everything that you write, this is how my application will work, everything follows as a concept of how this patent application is going to work. Then the technical field, of course, the technical field will include general art of the technology, general invention का area कौन सा है, particular machine से related है या कोई apparatus है या process है. Then the background of it will have the general art problem. It will have nothing describing about our invention. It will only describe about the background of the technology and the existing disadvantages or existing problems that are there. Then the objective is key. Objective will come as part of the details of the application or details of the invention. Then brief description of the drawing. So if you have made any component, कोई particular part बनाया, so that part will have a line drawing. That line drawing will have lot of components. Uske parts should be defined. There should be reference numerals that are given for each figures, with each figure that explains everything. So like I said, अगर कोई भी आपके पेटेंट एप्लीकेशन को पढ़ रहा है तो वो उस सेम apparatus को बना सकना होना चाहिए या वो सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकता हो. Then the detailed description of it. So the description will contain all the components, all the machinery, all that how it works. If there's a composition, then the composition के percentages कितने हो सकते हैं, the best composition percentage that is there, and then that person should. So the main reasoning again is कि ordinary person skilled in the art should be able to practice that invention without undue experimentation. So undue experimentation is कि उसको बार-बार same चीज नहीं करना होना चाहिए to come to that same result, but he should be able to do in a very simple and straightforward manner. Then the claims. So in the claims you will define the scope of the invention. So like I said, claims are the most important part of the patent application. That will define as to what is the invention that you are claiming and what is the benefits of the invention that you are claiming, or where your invention is
बेसिकली लाइन, द स्ट्रक्चर क्या है उसका, इन्वेंशन का आपका बेसिकली. So claims are basically written in number or bulleted points, and they are written in a techno-legal language. Techno-legal language is there's a specific manner of writing the claims. It will always start with a preamble, then it will go to a transition phrase, and then the body of the claim. And that body of the claim will be very structured, like what happens first, then what happens second, how first is related to second, and it should be in a flow that the person should be able to understand one after the other. Then the patent application will include the abstract. The abstract has to be within 150 words. It cannot be like you have written a detail of your invention in the abstract. Sorry. So when you're writing the abstract, it has to be very, very broad, and it has to be given with a description in the broadest manner within 150 words. Of course, then the drawings are there. Drawings should be explained by numbering them, labeling them, and giving them all accurate information that comes with the drawing. So thank you for the time, but this is what I had to present for today's session with regards to basics of patents and patent applications, what all it includes, and further things on it. But if there are any questions, I'll be happy to take those questions. मनीष सर. तेजकरण सर, आपकी म्यूट है अभी, आपका भी म्यूट है. हाँ सर, आवाज आ रही सर? नहीं आ रही? अब आ रही. आवाज आ रही है सर. If your system is on, then can you ask question, ma'am? Question to ma'am. If and other queries are if available, then rise. If anyone want to ask any question, then he or she can write in the question answer panel. मैम, एक क्वेश्चन है. कोई 2 डिवाइस है या 2 से अधिक डिवाइस है, अगर उनको अपन असेंबल करें तो क्या पेटेंट फाइल कर सकते हैं अगर उससे कोई न्यू डिवाइस जनरेट हो रही हो? न्यू डिवाइस बन रहा है, आप कर सकते हैं, बट उससे उनका फंक्शनैलिटी में भी डिफरेंस आना चाहिए, लाइक बेटर फंक्शनैलिटी, मैकेनिज्म चेंज हो. हाँ, तो आपने 2 चीज कंबाइन करा है, बट उस कॉम्बिनेशन से आपका अगर फंक्शनैलिटी बेटर हो रहा है या मैकेनिज्म बेटर हो रहा है और एडवांस हो रहा है, रादर वो सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, उससे बेटर लेवल का हो रहा है, then you can file. So उसमें आपको फिर efficiency पे, so what we do in drafting is फिर हम उस चीज कंपोनेंट पे स्पेसिफिक फोकस रखते हैं कि ये हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, गिविंग डेटा ऑफ कि कैसे एफिशिएंट हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस. सो the idea is when you are combining anything, then the factor of efficiency, functionality difference, उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज समटाइम्स अगर एफिशिएंसी बहुत माइनर एफिशिएंसी डिफरेंस होता है तो द लेवल ऑफ गिविंग द explanation of efficiency is very difficult. So you have to explain in more terms how the efficiency is getting better. जैसे मैडम अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर चीज में काम किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं मिलके? हाँ हाँ. So अगर मतलब आपने अगर साथ में लाइक एज अ ग्रुप वर्क किया है एंड फॉर एग्जांपल अगर 5 लोगों का ग्रुप था एंड आपने सबने मिलके उस प्रॉपर इन्वेंशन क्रिएट किया है एंड दैट इन्वेंशन इज पेटेंट एलिजिबल, so it can be in name of all the 5 people. Ma'am, one question from me. Actually, कुछ इसमें प्रोविजन है कि हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीस पे करके कुछ जल्दी करवा सकते हैं पेटेंट पब्लिश, कुछ ऐसा है क्या? सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ पीपल करवा सकते हैं,
सो फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी है और आप स्टार्टअप के अंडर है, लाइक आपका कंपनी इज अंडर स्टार्टअप जी कैटेगरी, या आपका कंपनी जी इज जी अंडर एमएसएमई कैटेगरी, और you are a government organization, so there are like 5-7 criteria जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करा सकते हैं. But for rest of the people there is no like option of कि ज्यादा पे करके हम उसको एक्सपेडाइट करा सकते हैं. Only for certain category of people they can pay extra and expedite it. जी मैम. भारती सर, कुछ और क्वेरी है क्या ऑडियंस से या पार्टिसिपेंट्स है? पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ रेज हैंड रेज कर रहे हैं ये आदित्य कुमार, हाँ, तो देख लो सर, पूछ लो आप उनसे. आदित्य कोई Actually क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल सकते हो. गुड्डू कुमार? नो सर, थैंक यू. तेजकन सर जी. हाँ सर. सर एचओडी सर, हाँ सर कुछ आपको. I'm very thankful to madam for giving such a descriptive information about the patent process, and I think that our students learn a lot about by this webinar. एंड मैं ये सोचता हूँ कि जो बी के बच्चे होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि जो पेटेंट का जो प्रोसेस है या पेटेंट का जो ये चीज़ है ये एमटेक लेवल पे या पीएचडी लेवल पे लोगों को ज़्यादा काम आता होगा. बट मेरा ये मानना है कि बीटेक लेवल पे बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और जितना क्रिएटिव उनका माइंड होता है, उस क्रिएटिव माइंड के साथ में आइडिया भी अच्छे जनरेट होते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच भी उनकी रहती है, जिसके कारण उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है इस पेटेंट प्रोसेस की. थैंक यू मनीष सर. मैम एक क्वेश्चन आया बच्चे का, व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट? Okay. So, I mean, it's a very good question. Evergreening is a type of concept basically. So, इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है, फिर आपने उसमें वेरी माइनर डिफरेंसेस करा एंड वही पेटेंट को फर्दर फाइल किया, तो आप माइनर इंक्रीमेंटल डिफरेंसेस करके आप पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करते जाएंगे, तो what will happen, वो 20 years का पीरियड elongate होता जाएगा with each patent application. आपने आज फाइल किया, फिर वापस से 2 साल में दूसरा इंक्रीमेंटल फाइल किया, फिर वापस से 2 इंक्रीमेंटल फाइल किया. बट मे बी योर पेटेंट एप्लीकेशन ऐसे अगर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो आपने इंक्रीमेंट इतना नहीं किया है कि उसमें पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट होना चाहिए. बट समटाइम्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स आल्सो मिस कि आपने ये ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करके करा है. तो वैसे करके लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज डू दिस. एक कॉम्पोजिशन के लिए फाइल करेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज करके दूसरा कॉम्पोजिशन के लिए फाइल करेंगे, एंड इट विल कीप ऑन, दे विल कीप ऑन फाइलिंग. तो वो उनका फिर वो 20 years ऑफ पीरियड जो है वो इंक्रीज होता जाता है. तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स. वो बेसिकली एवरग्रीन टाइम पे चले जाता है कि 20 years elongate होता जा रहा है उनका. Thank you, ma'am, for giving such information about the patent and different queries. So now I am Tejkar Narolia. I am Tejkar Narolia, assistant professor in Rabindranath Tagore University, and I am very happy to deliver a lot of thanks for sharing this information, wonderful knowledge, ma'am. And I would like to thank Dr. Sanjeev Kumar Gupta sir and Mr. Vinay Yadav sir for the coordination of the workshop. I also like to thank all participants and participants and team members of our mechanical department. I would like to thank Manish sir for coordination, and once again my sincere thanks to ma'am for spending valuable time of you and lighting us with a wonderful knowledge. Thank you, ma'am. So now this is the time to end the meeting. Thank you everyone. Thank you, madam, and Manish sir. Thank you, ma'am. Sir.